औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है। देखने वाले तमाम अहबाब को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को तीसरा जुमा बहुत 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 मुबारक हो। अभी मैंने बात की कि बुज़ुर्ग भी हमें देखते हैं, हमारे घर में भी ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो हमसे बड़े हैं, तो हमें उनका अदब और एहतराम करना है। ना सिर्फ उनका बल्कि छोटों का अदब और एहतराम भी हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि छोटों का अगर हम अदब करेंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे हमें भी उनसे अदब और एहतराम मिलेगा। और एक बहुत मशहूर मुहावरा है जो आपने सुन रखा होगा, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के पहले घंटे में। और हमारे साथ हमारे बहुत मोहतरम सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं जो कि हमें इल्म की अपने इल्म से बताएंगे कि अदब करने की क्या हैसियत है, अदब किस तरह से किए जाए, अदब का तकाजा क्या होता है। साथ ही साथ हमारे साथ फ़ायज़ा इकबाल साहिबा मौजूद हैं जो कि किचन में हमेशा की तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगी और दिखाएंगे भी। आप जान सकेंगे कि खाने बनते कैसे हैं, आपकी मुश्किल आसान होगी। और उसके साथ साथ हम अदब की बात करते हैं कि कैसे बाअदब बानसीब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी अदब क्या मुराद है इससे? अमूमी तौर पे हम करते हैं बड़ों का अदब, छोटों से शायद उस तरह नहीं पेश आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुनिया में मुख्तलिफ कल्चर हैं और मुख्तलिफ ख़ित्तों की अपनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। ये अदब हर माशरे में अपने अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के तहत किया जाता है। हम लोग, हमारा ताल्लुक़ मशरिक़ से है और मशरिक़ मशहूर रहा शुरू से दो चीज़ों के लिए। एक इसकी मॉरल वैल्यूज़ और दूसरी मिस्टिक साइंसेस के लिए। मगरिब में आज भी मशरिक़ को बड़ा पुरस्कार मशरिक़ गिना जाता है। अच्छा। आज भी आपको मगरिब में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये समझते हैं कि मशरिक़ आज भी बड़ा पुरस्कार है। और बहुत से मगरिबी लोग यहाँ आते हैं तो उनकी जुस्तजू यही होती है कि यहाँ उस इल्म के लोगों से मिला जाए जो मिस्टिक अलूम के माहिर हैं। हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़ शुरू से बहुत रही हैं और हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है। उसके अंदर हमारे यहाँ बड़ों का अदब बदरजा आतम मौजूद था। दूसरा, हमारे अपने दीन ने भी वालिदैन का अदब इन लफ्ज़ों में सिखाया है। बिल्कुल। जो कूज़े में दरिया को बंद किया हुआ है। बड़ा मुख्तसर जुमला है कि अगर माँ बाप मुअम्मर हो जाएं तुम्हारे सामने तो उनको उफ भी न कहो। ये अदब की इंतहा है। बड़े का अदब तकाजा करता है कि हम अगर वो किसी वक्त गलत भी कह रहे हैं तो ज़ाहिर है गलत बात को हम सही तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जवाब में हम खामोशी ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं, बात को बदल सकते हैं। इसी तरह बड़े के आने पर ताज़ीमन उठ के खड़े हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अपने इंट्रो में कि हमारे यहाँ बड़े का अदब तो नज़र आता है, लेकिन वो जो दीन हमारा हमें कहता है कि छोटों से शफ़क़त से पेश आओ जी। उसमें थोड़ा सा हमारा मयार चेंज होता है। हम शायद ज़हनी तौर पर हमारे यहाँ जो एक मुहावरा राज था, अब तो शायद नहीं है, कि खिलाओ सोने के नवाला देखो शेर की आँख, उसके कायल हम ज़्यादा थे।
तो बच्चे के कसूर के जवाब में हम बहुत सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते गए कि उस सख्ती के नतायज कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते। आपने देखा होगा कि हम माँ बाप को शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा झूठ बहुत बोलता है। जी। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए कि वो माँ बाप जो बच्चे के कसूर पर, उसकी गलती पर उससे सख्ती से पेश आती है और सज़ा देते हैं, उनके बच्चे आमतौर पर झूठ बोलने लगते हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चा तो बेचारा बेबस है, वो आपके हाथों में मजबूर है। जब हम उसे सज़ा देते हैं तो वो एस्केप ढूंढता है कि मेरा एस्केप रूट क्या है। तो ईजीएस्ट एस्केप उसे नज़र आता है कि झूठ बोल के अपनी जान छुड़ा ले। तो जब वो सज़ा से बच जाता है एक बार झूठ बोलने से, तो वो उस रास्ते को अपनाना शुरू कर देता है। फिर वो स्कूल में अपनाता है उसको, फिर दोस्तों में अपना लेता है। तो ये झूठ की आदत जन्म लेती है। इसके बरक्स अगर हम बच्चे के साथ उसके कसूर और गलती पर भी बहुत शफ़क़त से पेश आ रहे हैं और उसको हम ये कह के इनकरेज कर देते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसके हाथ से कोई नुकसान हो गया, जी जी जी, तो हम उसको अगर ये कह दें कि कोई बात नहीं, ये नुकसान मुझसे भी हो सकता था, आपसे हो गया तो खैर है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम एहतियात कर लें तो ऐसे नुकसानात से हम बच सकते हैं। जब हम इतना पोलाइटली उसे कहते हैं जी, तो बच्चे पर बड़ा असर होता है इसका। ये तो मैं डिटेल्स में चला गया, शायद उसके लिए आपके पास वक्त नहीं, लेकिन मुख्तसरन इसको एक बात कही जा सकती है कि डांट डपट और सख्ती मसले का हल नहीं है। मसले का हल एक ही है कि हम बच्चे के सामने वो कुछ बन जाएं जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं। सही। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत सॉफ्ट स्पोकन हों, तो मैं लाखों नसीहतें करता रहूं और ख़ुद मैं बहुत लाउड बोलने वाला हूँगा, कोई असर नहीं होगा। बच्चे उसी तरह हार्श होंगे अपनी गुफ्तगू में जैसा मैं हूँ। लेकिन अगर मैं उनके सामने बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो जाऊँ तो बच्चे उसी तरह सॉफ्ट स्पोकन उठेंगे। शाह साहब, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थे तो हम अपने साथी का बहुत अदब और एहतराम किया करते थे। वो अगर रूम में मौजूद हैं या बात कर रहे हैं कुछ, तो हम बड़े एहतराम से, अदब से उनको कुछ नहीं कहते थे। आजकल के बच्चों का रवैया मुख्तलिफ हो गया है। यहाँ तक भी हमने देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे वाक़यात भी पेश आए कि उस्ताद को मारपीट का शिकार भी बनाया गया, फिर उनको बुरे बुरे अल्फाज से बुलाया जाता है। उस्ताद आपका रूहानी बाप है, माँ है, आप इल्म सीखते हैं, तो ये तो फिर अदब के ज़ुमरे में कतई नहीं आता। इसकी जड़ें असल में वापस चली जाएंगी माँ बाप तक की। जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस दौर में माँ बाप उस्ताद का अदब ज़्यादा करते थे। अगर उस्ताद ने कभी बड़ी सख्ती से मारा है बच्चे को, तो माँ बाप लड़ने कभी नहीं वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा ही है। उसके बास पर उसके लिए भी नहीं पहुँचेंगे जी। लेकिन अब ज़माना बदल गया। अब अगर उस्ताद ज़रा सा ऊँची आवाज़ में बोल भी दे तो माँ बाप बच्चे को ये कहते हैं कि अच्छा सुबह जाके I'll sort him out। वो जाके उस्ताद से कहते हैं, वापस आके बाकायदा पूरी बात बताते हैं बच्चे को कि हमने ये कहा। अब वो होता ये है कि जब माँ बाप ये रवैया रखते हैं उस्ताद के बारे में, तो बच्चे फिर वहीं से वो सीखते हैं
और जो जो बड़े होते चले जाते हैं उनके अंदर उस्ताद के लिए एहतराम ख़त्म होता जाता है। और जब किसी इंसान का एहतराम हमारे दिल से ख़त्म हो जाए तो उसकी बात को हम वैल्यू नहीं देते, और अगर उस्ताद की बात को हम वैल्यू नहीं देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अगर उस्ताद से बात ही करना चाह रहे हैं कि बच्चे को उसने क्यों इस तरह से किया, एटलीस्ट बच्चे को ना ये कहें कि मैं जाकर उनसे बात करूँगा। ठीक। हम अपनी तरफ से उससे दिलासा दे रहे होते हैं, बच्चे को हौसला दे रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत उसके दिल से उस्ताद का एहतराम निकल रहा है। तो ज़रूर जाएं हम उस्ताद से बात करें, बट प्राइवेटली, इस तरह से कि बच्चे को पता नहीं चलने पाए कि हमने किया है। तो इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर वालिदैन भी अपने रवैये को बदलें तो बच्चे बेहतर हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वालिदैन को अक्सर एक शिकायत रहती है बच्चों से कि बच्चे वक्त नहीं देते। और शाह साहब अगर वक्त दे रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में ये होता है कि एक मुकर्रर वक्त पे आप खाना साथ खा रहे हैं या घर में लाउंज में आप लोग बैठ रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन एक ऐसी बीमारी है, हम भी जिसका शिकार हैं, हर वक्त बच्चों के हाथों में है, वो गुफ्तगू सुन नहीं रहे बल्कि फ़ोन में मगन है। तो ये क्या बेअदबी में आता है? बेअदबी तो शायद मैं इसे ना कह सकूं, लेकिन इल मैनर्स ज़रूर हैं ये। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो माएँ अपनी जिम्मेदारी को कि वो बच्चे को संभालें वो उस मोबाइल के ज़िम्मे लगा देती हैं। ऐसा ही हो रहा है आजकल। मोबाइल पर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के प्रोग्राम लगा दिए और वो बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा मसरूफ़ हो गया, माँ को टाइम मिल गया कि वो अपने काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर ले। पहली माँ ये नहीं करती थी। ऐसा ही है। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि हम खुद माँ बाप भी तो यही हरकत करते हैं कि फैमिली के साथ बैठे हुए हैं लेकिन हाथ में हमारे मोबाइल है, हम उस पर बिज़ी हैं। बिल्कुल। अगर हम ये एहतियात कर लें कि अगर कॉल आई भी है तो सबसे ये कह कि एक्सक्यूज़ मी, कॉल ज़रा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे अटेंड कर लूँ। सही। तो बाहर जाके कॉल अटेंड करके वापस आके बैठ जाइए, तो बच्चे ये कुछ सीख जाएंगे। फिर हमें ये शिकायत नहीं होगी कि माँ बाप की मौजूदगी में बच्चे बैठे हुए बिज़ी हैं अपने मोबाइल के साथ। पहले हमें टेलीविज़न से यही शिकायत थी जी, अब मोबाइल से ही शिकायत है जी। लेकिन हम खुद माँ बाप भी तो यही कुछ करते हैं। तो पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। ठीक हो गया। यानी कि पहले बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। शाह साहब ने एक नशिस्त में पहले भी ये बात की थी कि बच्चे को अगर आप नसीहत करेंगे तो वो उससे शायद चिढ़ जाए या उस पर अमल ना करे, लेकिन जो करके दिखाएंगे वो देखते देखते सीख जाएगा। शाह साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल मेरे पास यहाँ मौजूद है कि हमारा नसीब तो दुनिया में आने से पहले लिख दिया जाता है, तो फिर एक शख्स जो अदब व एहतराम से काम लेता है तो अच्छे नसीब कैसे पा सकता है? उसके नसीब कैसे इस बात से बुलंद हो सकते हैं? ये थोड़ी सी एक गलतफहमी है हमें तकदीर के बारे में। ठीक। जो हम ये कहते हैं कि हमारा मुक़द्दर लिख दिया गया, थोड़ा सा हमें अपने जहन को इसके बारे में क्लियर करना होगा। ठीक है। तकदीर असल में दो तरह की है। एक तकदीर मुबरम है जो टोटल तकदीर का हार्डली 5 to 10% बनेगी। अच्छा। वो लिखी है। तकदीर का ये हिस्सा, तकदीर मुबरम जो है, ये वो है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि मेरा रिज़्क़ तो मेरे रब के हाथ में है। सही सही। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के अख्तियार में है। ठीक। ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है कि मौत का एक वक्त लिखा है। सही। सिर्फ वक्त ही नहीं लिखा, उसके साथ दो चीज़ें और भी लिखी हैं कि मौत का तरीक़ा। अच्छा। और मौत का मकाम। सही सही। इसी तरह औलाद का होना, ये तकदीर मुबरम है। ठीक। जो लिख दी गई है। सही। बाकी जो 90-95% हिस्सा है तकदीर का, वो तकदीर मुअल्लिक है। तकदीर मौलिक। और वो तकदीर
इंसान खुद लिखता है, जिसको हम कहते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पालेंगे। बेशक। जो काम तदबीर से किया जाएगा उसमें नाकामी नहीं होगी। ये सब वो तकदीर मौलिक की बात हम कर रहे होते हैं। सही। तो ये जो बाअदब बानसीब का जुमला है, ये तकदीर मौलिक से ताल्लुक़ रखता है। सही, सही, सही। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर आपके यहाँ दो मुलाजिम हैं, एक बड़ा मुअद्दब है, बड़ा वेल मैनर्ड, वेल एटिकेटेड है, वह आपके सामने आता है तो बड़े मैनर्स के साथ आता है और बड़ा पोलाइट, और हमेशा आके आपसे कहेगा जी हुक्म, और आपने उसे कहा कि जी मैं भी करता हूँ, ठीक, चला गया। एक दूसरा मुलाजिम हो जिसका चल के आना ही ढीला ढाला है और वो गुफ्तगू करता, हाँ जी आपने बुलाया मुझे जी, तो कि ये काम कर दो, हो तो नहीं सकता, मुश्किल है, सही, लेकिन मैं देखता हूँ। ठीक। अब आप दोनों में से किसको पसंद करेंगी? जाहिर है जो पहले वाला है। तो आदमी जो वेल मैनर्ड है, वेल एटिकेटेड है, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है, गुफ्तगू बड़ी पोलाइट करता है और गुफ्तगू के अल्फाज के चुनाव में बड़ा मोहतात है, वह आपके दिल में उतर जाएगा वो आदमी। और जिससे आदमी जिसको पसंद करता है उसको तरक्की भी देता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखता है, तो यूँ उसका फल पाता है। तो ये मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि अंग्रेज़ ने एक जादुई लफ्ज़ सिखाया हमें, मैं वो लाइटर नोट पर अर्ज़ करता हूँ, और वो है सर। तो जो आदमी आपसे सर करके बात करता है, अब देखिए आप के दिल में उसके लिए लाइकिंग पैदा होती है। जी, जी। तो मैं इस वजह से ही कहता हूँ ये जादुई लफ्ज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अगरचे मैं खुद नहीं करता, लेकिन ये लफ्ज़ है बड़ा कारआमद। उसकी वजह यही है कि जब आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो जवाब में इज़्ज़त पाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इज़्ज़त देने के बारे में एक बात मुफ़क्किरीन कह गए कि दूसरे को इज़्ज़त वही दे सकता है जो खुद इज़्ज़त वाला है। वाह। जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो दर हकीकत आप अपना आप जाहिर कर रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो जो आपसे बहुत अदब आदाब से बात करता है तो उसकी गैर मौजूदगी में आप क्या कमेंट करती हैं कि किसी अच्छे ख़ानदान का है। ये इसमें एक बिल्कुल। अभी जो अगला सवाल है उसके मेरे पास दो हिस्से हैं। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लाउड हैं, किसी से बड़ी तलखी से बात करते हैं लेकिन वो बड़े कामयाब हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ बड़े पोलाइट हैं, जैसे आपने बताया अदब कह रहे हैं, सर कह के बात करते हैं, मैम कह के बात करते हैं, लेकिन उनको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और एक जैसे नहीं फुट मैट का इस्तेमाल करते और उन बेचारों की इज्जत भी नहीं होती। तो ये क्या मामला है? ये मामला कुछ भी नहीं है, हम गलत रीड कर रहे हैं इसको। असल में अच्छी चीज़ का असर देर में आता है। अब ये जो आपने कहा कि आदमी लाउड है या किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बैठा है, हम इसको प्रोफेशनली न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं। अच्छा। कि अगर किसी शख्स की कोई न्यूसेंस वैल्यू है कि एक आदमी गुंडागर्दी करता है, लोग उसका काम फौरन कर देंगे, ये उसकी न्यूसेंस वैल्यू है असल में, ये उसकी इज्जत नहीं है। सही। एक आदमी ऐसी पोजीशन में बैठा है जहां वो आपका काम खराब कर देगा, तो अपने काम के खराब होने के डर से आप उसकी बात मान रही हैं, ये उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। लेकिन ये न्यूसेंस वैल्यू शॉर्ट लिव्ड होती है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन
जो इंसान पोलाइट है, ठीक, बहुत अदब आदाब का ख्याल रखने वाला है, बिल्कुल, दूसरों को इज्जत देता है, उसको सिला मिलता अगरचे थोड़ा देर में है, लेकिन मिलता बहुत